बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर से लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि बेंजीन आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो हमने हाइड्रोजनेशन के रिस्पेक्ट में हमने बात की थी और हमने उसकी वैल्यू भी निकाली थी। अभी हम उस पर बात करेंगे जिसको हमने रेजोनेंस एनर्जी का नाम दिया था। तो बेंजीन 152 किलोजूल पर मोल रेजोनेंस की एनर्जी वर्क की वजह से आपके पास मोर स्टेबल था देन जो आपके पास टेक्यूल स्ट्रक्चर है उससे। और आज हम पढ़ेंगे कि वो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, रेजोनेंस होता क्या है, और फिर आपके पास बेंजीन के लिए पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके पास क्या होते हैं, और फिर आपके पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या जो रेजोनेंस है वो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है, इस पे हमने बात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेजोनेंस एनर्जी जो हमने उस दिन भी पढ़ा था, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि वो रेजोनेंस एनर्जी क्या है और ये कैसे किसी मॉलिक्यूल के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इसकी वजह से आपके पास कोई मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है। बच्चों, उस दिन हमने पढ़ा था और आज मैं इस बात को एंथैल्पी डायग्राम से समझाऊंगा। एंथैल्पी डायग्राम मतलब एनर्जी का एक डायग्राम है जो हम यूज करते हैं, ठीक है ना, रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। हमने साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजनेशन की थी, उससे एनर्जी रिलीज हुई थी। फिर हमने साइक्लोहेक्साडाइन की हमने हाइड्रोजनेशन की थी, उससे कुछ एनर्जी रिलीज हुई थी। और फिर हमने जो 135 साइक्लोहेक्साट्राइन है जिसको हमने टेक्यूल स्ट्रक्चर बोला था, उसकी हाइड्रोजनेशन की थी। तो उसकी हाइड्रोजनेशन से हमें जो एनर्जी मिली थी वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास दिस इज द टेक्यूल स्ट्रक्चर। और जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते थे तो उससे क्या बनता था, साइक्लोहेक्सेन बनता था। ठीक है, क्या बनता है इससे, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब जब हम इसमें हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन की एडिशन से, चूंकि हाइड्रोजनेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो इससे जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो आपके पास कितनी थी, -360 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी रिलीज हुई थी। लेकिन फिर हमने देखा कि जो रियल बेंजीन है, ठीक है, अगर आप लोग देखें ना तो उससे आपके पास कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं रियल बेंजीन। और जो रियल बेंजीन से हीट, इसकी हाइड्रोजनेशन जब हमने की थी तो इससे जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो आपके पास -208 किलो जूल पर मोल की एनर्जी थी। इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी। अब अगर आप लोग देखें कि जो आपके पास केक्यूल स्ट्रक्चर है, जो कि हाइपोथेटिकल है, केक्यूल स्ट्रक्चर, इसकी हाइड्रोजनेशन से जो हीट रिलीज हुई है वो आपके पास कितनी है, -360 किलो जूल पर मोल है। और आपके पास जो एक्चुअल बेंजीन से रिलीज हुई है वो कितनी है, -208 है। इसका मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं कम है। और जितनी हाइड्रोजनेशन से हीट कम रिलीज होगी, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल आपके पास इतना ही ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो वो जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है वो कितना है आपके पास, अगर इसका हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस आपके पास आता है 152 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब जो एक्चुअल बेंजीन है वो केक्यूल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में 152 मतलब 152 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्टेबल है। और ये जो एनर्जी है जिसकी वजह से बेंजीन स्टेबल है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, या इसको डीलोकलाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है। तो यही वो एनर्जी है जिसकी वजह से बेंजीन आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। ठीक है ना। अब ये एनर्जी कैसे कम हुई और इसके थ्रू बेंजीन कैसे स्टेबलाइज होता है, हमने इस बात को देखना है। और ये वाला टॉपिक हमने लास्ट टाइम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में डिस्कस किया था। हमने एग्जैक्ट क्वांटिटेटिवली इसकी वैल्यूज निकाल के बात की थी। तो आज हमने उस रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन किया और उस वक्त हमने इतना ही कहा था कि ये वही रेजोनेंस एनर्जी है जो आपके पास बेंजीन की स्टेबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, अगर आप लोग देखें तो आपके पास जो रियल बेंजीन है, जिसपे हम अभी बाद में बात भी करेंगे, तो रियल बेंजीन आपके पास उसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए जाए तो आपके पास जो रियल बेंजीन है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में
और आपके पास जो केक्यूल स्ट्रक्चर है या 135 साइक्लोहेक्सेट्राईन जो है उसके दरमियान में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। मतलब इस रेजोनेंस एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है, किसके दरमियान में? बिटवीन द रियल स्ट्रक्चर, जिसको अब बाद में हम देखेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द रियल स्ट्रक्चर दैट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है ना, एंड द हाइपोथेटिकल केक्यूल स्ट्रक्चर is known as resonance energy, ठीक है ना। ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। मतलब द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द रियल स्ट्रक्चर दैट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हम इस पे बात करेंगे, ऑफ बेंजीन एंड द हाइपोथेटिकल केक्यूल स्ट्रक्चर। अब केक्यूल के जो भी स्ट्रक्चर है वो हाइपोथेटिकल है, वो रियल स्ट्रक्चर नहीं है, इज नॉन एज रेजोनेंस एनर्जी। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 152 किलोजूल पर मोल एनर्जी है, जिसकी वजह से आपके पास बेंजीन क्या होता है? स्टेबल होता है। तो दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी। अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे रेजोनेंस को, कि रेजोनेंस क्या होता है, और फिर बेंजीन के लिए हम पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी कैसे आती है मॉलिक्यूल के अंदर। तो अगला हमारा है टॉपिक रेजोनेंस। बच्चों रेजोनेंस को हम दो तरीकों से डिफाइन करेंगे कि रेजोनेंस आपके पास क्या होता है, और स्पेशली हम इधर रेजोनेंस को बेंजीन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ऑलरेडी इस रेजोनेंस का जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है उसके इसके ऊपर 2 लेक्चर पहले बने हुए हैं। अगर रेजोनेंस में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है बेसिक कंसेप्ट में, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम आज रेजोनेंस को बेंजीन के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपके पास रेजोनेंस होता क्या है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। रेजोनेंस बच्चों, रेजोनेंस आपके पास बेसिकली आपके पास पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम है, ठीक है। तो रेजोनेंस आपके पास क्या है? द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम of valence shell electron ठीक है ना, of an atom is known as resonance, ठीक है ना। रेजोनेंस आपके पास बेसिकली पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम है, जो वैलेंस शेल के अकॉर्डिंग किसी वैलेंस शेल के थ्रू किसी एटम्स जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। मतलब द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज नोन एज रेजोनेंस। एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। या दूसरे अल्फाज में हम ऐसे भी कह सकते हैं, रेजोनेंस बेसिकली आपके पास क्या होता है? डीलोकलाइजेशन और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल from one position to another
one position to another position within the molecule. Within the molecule, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस बेसिकली आपके पास क्या होता है? शिफ्टिंग और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जिसमें पोजीशन ऑफ एटम सेम रहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। और वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे, ठीक है ना, वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे, उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या उनको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब यही डेफिनेशन ध्यान में रखते हुए हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास हो क्या रहा है बेसिकली रेजोनेंस में, तो ये दोनों डेफिनेशन अपने पास नोट कीजिएगा। अब हम इसी बात को हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बात की, डिफाइन किया कि भाई रेजोनेंस होता क्या है। तो रेजोनेंस आपके पास बेसिकली डिफरेंट पेयरिंग स्कीम है जिसके थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, या मूवमेंट या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसके थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं कि पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन के लिए पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर या डिफरेंट पेयरिंग स्कीम क्या हो सकती है, ठीक है ना, हम इसके लिए देख लेते हैं। देखो बच्चों, बेंजीन के लिए हम ये स्ट्रक्चर लिख सकते हैं जो कि वन ऑफ द केक्यूल स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्ड यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं और यहां पर लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से बेंजीन का ये भी तो स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। डबल बॉन्ड यहां पर था तो अब इधर होगा, फिर इधर नहीं, यहां पर, और आपके पास यहां पर, ठीक है। ये आपके पास दूसरा स्ट्रक्चर है। अब ये जो दो स्ट्रक्चर है ना, इनको हम केक्यूल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? केक्यूल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। बच्चों याद रखना, ये सारे स्ट्रक्चर आपके पास हाइपोथेटिकल होते हैं, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। इसी तरह से आपके पास ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, कि आपके पास बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें डबल बॉन्ड इधर हो और आपके पास फिर इधर हो। आपके पास तीसरा स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है। इसी तरह से आपके पास ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, इधर डबल बॉन्ड, इधर बॉन्ड आपके पास हो, इसी तरह से यहां पर हो और आपके पास फिर यहां पर हो। इसी तरह से बच्चों एक स्ट्रक्चर आपके पास और भी पॉसिबल है जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड, आपके पास किधर हो सकता है? डबल बॉन्ड यहां पर और फिर आपके पास यहां पर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपके पास फोर्थ स्ट्रक्चर आ गया और ये आपके पास फिफ्थ स्ट्रक्चर आ गया। अब बच्चों ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? दीवार स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये भी आपके पास क्या है? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, रियल स्ट्रक्चर नहीं है ये भी, ठीक है। ये दीवार साइंटिस्ट था, उसने ये स्ट्रक्चर बेंजीन के लिए प्रपोज किया और आपके पास दो ये केक्यूल स्ट्रक्चर हैं जो इसने बेंजीन के लिए प्रपोज किया। अब देखो मैंने अभी रेजोनेंस को डिफाइन किया था कि रेजोनेंस बेसिकली आपके पास डिफरेंट पेयरिंग स्कीम है वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे? इसके लिए हम यहां पर एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों आपके पास हर कोने पे क्या है? कार्बन है, और हर कोने में जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है। कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर भी कार्बन और यहां पर भी कार्बन, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। इसी तरह से आपके पास देखो कार्बन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं और कार्बन आपके पास क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। मतलब इसका जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसको हम pz ऑर्बिटल बोलते हैं, उसमें क्या मौजूद है? एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है? ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं ये डॉट से शो कर रहा हूं,
हर कार्बन के पास आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है ये। अब मैं इसको नाम देता हूं कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये आपके पास 6 है। तो 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में। अब देखो बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, आपस में बॉन्ड बना सकते हैं मिलकर, मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी है। फिर इसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। फिर इसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखिए, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो मतलब एक पॉसिबिलिटी तो आपके पास ये है कि अगर हम इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर आपस में कंबाइन कर जाएं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर ये दोनों कार्बन शेयर करें, फिर ये जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 कार्बन शेयरिंग करेंगे, तो आपके पास यहां पर ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। मतलब एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है। फिर यार ऐसे भी तो हो सकता है कि अगर आपके पास ये बॉन्डिंग इस तरह ना होकर अगर आपके पास इस तरह हो जाए कि कार्बन नंबर पहले 1 और 6 आपस में कंबाइन कर गए थे, 1 और 6 की कंट्रीब्यूशन थी। इस बार अगर आपके पास कार्बन नंबर क्या हो, 5 और 6 क्या कर लें, ओवरलैपिंग कर लें, मतलब 5 और 6 कार्बन के दरमियान में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो। फिर यहां पर सिंगल होगा, मतलब 3 और 4 की क्या हो, शेयरिंग हो। फिर आपके पास यहां पर क्या है, इन दोनों की 1 और 2 की शेयरिंग हो। इसका मतलब अब देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये भी बन गई, तो जिससे ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है। मतलब अगर हम ये स्कीम फॉलो करते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर बन सकता है, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। अब जो आपके पास, अगर मैं ऐसा ना करके, अगर मैं ऐसा करूं कि आपके पास ये वाला जो कार्बन नंबर 1 है और आपके पास कार्बन नंबर 4 के इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर दूं, एक बॉन्ड यहां पर बन सकता है। फिर आपके पास 2 और कार्बन नंबर 3 आपस में शेयर कर लेंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर कार्बन नंबर 6 और 5 आपस में कंबाइन होंगे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब डबल बॉन्ड, फिर यहां पर डबल बॉन्ड, फिर यहां पर और आपके पास फिर यहां पर बन जाए, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो जिससे ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा, मतलब ये स्ट्रक्चर भी तो पॉसिबल है। फिर इसी तरह से बच्चों, अगर मैं ऐसा ना करके एक और पेयरिंग स्कीम बना सकता हूं, मतलब एक शेयरिंग और भी हो सकती है कि यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 और 6, फिर आपके पास 3 और 5 इस तरह से ओवरलैप कर जाए, फिर आपके पास क्या हो, 3 और 4 आपस में कर लें, तो इस तरह से एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये भी बन सकती है। ठीक है ना, एक पेयरिंग पॉसिबिलिटी ये भी है, जिससे ये वाला स्ट्रक्चर वजूद में आएगा। इसी तरह से यहां पर देखें तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि अगर मैं ऐसा ना करके एक स्कीम अगर मैं इस तरह से बना लूं कि ये और ये आपस में कंबाइन कर जाए, मतलब कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 3 आपस में कंबाइन कर जाए, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। फिर इसी तरह से बच्चों आपके पास ये और ये आपस में कंबाइन कर जाए, 4 और 5 आपस में कंबाइन कर जाए, तो डबल बॉन्ड, फिर यहां पर, फिर आपके पास यहां पर ये और ये, तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबिलिटी। तो मैंने यहां पर देखो, हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए, मतलब इन इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसके हम डिफरेंट स्कीम्स बना सकते हैं, और उसके रिजल्ट में आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो ये जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है ना पेयरिंग स्कीम की, स्पेशली वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के अंदर, उसी को हम क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस का नाम देते हैं। उसी को हम क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस। तो बेंजीन के लिए जो पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो आपके पास कितने हैं, 5 स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 और 5। अब ये बीच में जो एरो होता है ना बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एरो बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एरो बोलते हैं। ठीक है ना, जब भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो हम इस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगला सवाल ये है कि क्या ये जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं, क्या ये रियल स्ट्रक्चर हैं? तो मैं ऑलरेडी पहले लिख चुका हूं कि ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर, दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। और ये जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है, या इनको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। ये जितने भी हैं ये सारे कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। अब इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि इनमें से हर एक स्ट्रक्चर, अगर इंडिविजुअली हर एक स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई भी स्ट्रक्चर इसमें बेंजीन की फुल प्रॉपर्टीज को, ऑल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी स्ट्रक्चर हैं एक भी रियल नहीं है, क्योंकि रियल स्ट्रक्चर अगर होते हैं तो ये हर एक इंडिविजुअली बेंजीन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता, लेकिन ये सारे इंडिविजुअल बेसिस पे ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं करते। इसका मतलब ये है कि इन स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन होती है और इस वजह से इन स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब क्या हर स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन इक्वल होती है? नहीं। तो बच्चों याद रखना, जो स्ट्रक्चर आपके पास मोर स्टेबल होता है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
मोर स्टेबल होता है उसकी मोर कंट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स द रियल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर में या आपके पास जो रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन की बनने में उसमें क्या होती है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन होती है। ठीक है ना, अब कैसे, अब हम क्या करते हैं, बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो जाहिर बात है, अब मैं सबसे पहले बात ये करूं कि आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है जिनको हम दीवार स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये जो इनकी कंट्रीब्यूशन है आपके पास 40% कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, मतलब ये 100 में से 40% स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं या बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर 40 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास तकरीबन आपके पास 7.5 या इस तरह की कंट्रीब्यूशन आपके पास हर स्ट्रक्चर की होगी। ठीक है ना, लेकिन अगर हम इनको देखते हैं तो अगर इन स्ट्रक्चर को देखा जाए तो बाकी जो आपके पास 80% कंट्रीब्यूशन है वो इन स्ट्रक्चर्स की होती है, इन दो की। इसका मतलब इन दोनों में हर एक स्ट्रक्चर जो है वो 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये जस्ट आपके पास 7 पॉइंट समथिंग कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो जिनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होती है इनको हम क्या बोलते हैं, मेजर कंट्रीब्यूटर बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, मेजर कंट्रीब्यूटर बोलते हैं। ठीक है ना, और जिनकी कंट्रीब्यूशन कम होती है इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर कंट्रीब्यूटर बोलते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होती है। और ये इनकी कंट्रीब्यूशन कम क्यों है, क्योंकि ये लेस स्टेबल है। ये स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, लेस स्टेबल है। और ये जो आपके पास केक्यूल स्ट्रक्चर है इसके कंपैरिजन में ये क्या होते हैं, दीज आर मोर स्टेबल। तो अगर ये स्टेबल ज्यादा है तो फिर इनकी कंट्रीब्यूशन भी क्या है, ज्यादा है। अब ये स्टेबल ज्यादा क्यों है और ये लेस स्टेबल क्यों है, तो बच्चों अगर आप लोग गौर करें तो यहां पर ये जो बाण है इसमें और ये वाला जो बाण है और इसमें ये वाला जो बाण है, मतलब इन तीनों स्ट्रक्चर में जो मिडिल वाला बाण है ना इसकी लेंथ ज्यादा होती है। तो हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि आपके पास अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आपके पास स्टेबिलिटी और आपके पास जो बाण लेंथ है ये इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। जो बाण लेंथ में ज्यादा होता है वो आपके पास लेस स्टेबल होता है और जो बाण लेंथ में कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब बाण ज्यादा स्टेबल होगा, स्ट्रांग होगा, तो वो स्ट्रक्चर भी आपके पास क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर में एक आपके पास ऐसा बाण पाया जाता है जिसकी बाण लेंथ ज्यादा होती है, लिहाजा ये वाला जो बाण है ये अनस्टेबल है, जिसकी वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल की कंट्रीब्यूशन या स्टेबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो आपके पास सारे बाण क्या है, इसके कंपेरिजन में शॉर्ट लेंथ के हैं, लिहाजा ये दो स्ट्रक्चर आपके पास ज्यादा स्टेबल होंगे। क्योंकि ये एक तरह के हैं, इन दोनों में सिर्फ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मेजर कंट्रीब्यूटर बोलते हैं। ये वाले फिर क्या आपके पास क्या होंगे, मेजर कंट्रीब्यूटर, और ये तीनों स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, माइनर कंट्रीब्यूटर होंगे। अब ये सारे स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करेंगे और कंट्रीब्यूट करके एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। मतलब हाइब्रिड बोलते हैं मिक्सचर को। हम इन सारे स्ट्रक्चर को मिक्स करेंगे, इन सारे स्ट्रक्चर को कंबाइन करेंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्योंकि रियल मॉलिक्यूल का एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है ना, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकते हैं। तो लिहाजा इन सब की कंट्रीब्यूशन से हम क्या बनाते हैं, एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम देते हैं, और वही आपके पास रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन होता है। तो इन सबको हमने क्या करना है, मिक्स करना है, और मिक्स करके हम क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। अच्छा, अब देखो बच्चों, अमूमी तौर पर चूंकि ये वाले जो दो स्ट्रक्चर है ना जिनको हम केक्यूल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो केक्यूल स्ट्रक्चर हैं, चूंकि अभी हमने बात की कि ये वाले स्ट्रक्चर आपके पास क्या होते हैं, मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक है ना। मतलब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इनमें इसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होती है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। तो अमूमी तौर पर इसको नहीं शो किया जाता, हम इन दोनों स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। अब देखो, डबल बॉन्ड यहां पर था, फिर ये डबल बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में इसकी पोजीशन चेंज हो गई, यहां पर चला गया, ठीक है ना। फिर इसकी पोजीशन चेंज हो गई, यहां पर आ गया, फिर इसकी पोजीशन चेंज हो गई, यहां पर चला गया, ठीक है ना। तो अब हम मैं कह सकता हूं कि कभी ये डबल बॉन्ड यहां पर था, ठीक है ना, कभी ये डबल बॉन्ड आपके पास यहां पर आया, कभी ये डबल बॉन्ड आपके पास इधर था, कभी डबल बॉन्ड इधर था, कभी डबल बॉन्ड इधर था। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह पर फिक्स नहीं है, बल्कि ये आपके पास मूव करते रहते हैं। मतलब डबल बॉन्ड या जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट होते हैं और उसके रिजल्ट में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं। इसी को तो हमने रेजोनेंस कहा था, हमने दूसरी डेफिनेशन ये की थी
कि शिफ्टिंग और डीलोकलाइजेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। अब इधर है तो इधर चला गया, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद इन द मॉलिक्यूल, इसी मॉलिक्यूल के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। अब जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन से इसकी एवरेज लेकर हम एक न्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको हम फिर क्या मानते हैं? रियल स्ट्रक्चर मानते हैं। इसको हम क्या मानते हैं? रियल स्ट्रक्चर। तो बच्चों याद रखना, जो रियल स्ट्रक्चर है वो हमेशा आपके पास क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना? रियल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन एनी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जो भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो रियल स्ट्रक्चर से आपके पास क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। इसलिए तो हमने बात की थी कि यार ये जो आपके पास डायग्राम बना था, जिसमें हमने 1,5 साइक्लोहेक्साट्राइन की जो केक्यूल स्ट्रक्चर था उसकी हाइड्रोजनेशन की थी, तो आपके पास 360 एनर्जी रिलीज होती किलो जूल पर मोल। लेकिन जब हमने एक्चुअल बेंजीन को देखा, तो मैंने अभी आपको बात की थी, बाद में हम इस पर बात करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर था। तो इसको हम क्या मानते हैं? रियल स्ट्रक्चर मानते हैं। तो रियल स्ट्रक्चर आपके पास क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब इससे जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो आपके पास 208 रिलीज हुई थी। तो ये जो डिफरेंस हमारे पास आया था 152 किलो जूल पर मोल का, ठीक है ना, इस एनर्जी के रिस्पेक्ट में ये वाला आपके पास इस एनर्जी से ही ज्यादा स्टेबल था। और इस एनर्जी को हमने क्या कहा था? रेजोनेंस कहा था। अब बात ये है कि यार ये रेजोनेंस एनर्जी के थ्रू क्यों स्टेबिलिटी आती है? हम बोलते हैं कि बेंजीन के अंदर अगर रेजोनेंस है, या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर रेजोनेंस है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। इस रेजोनेंस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसके अंदर स्टेबिलिटी आती है? तो बच्चों याद रखिएगा, इस रेजोनेंस की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूं, जिससे बहुत ही आसानी से समझ आती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 20 kg का वजन है, ठीक है ना, 20 किलोग्राम का वजन है, और अगर हम इस वजन को एक पर्सन के ऊपर लादते हैं, मतलब एक बंदा है जो 20 kg का वजन उठाता है, और दूसरी जगह पर हम ये करते हैं कि हमारे पास जो पर्सन है वो कितने हैं? 20 है, ठीक है ना, और वजन भी कितना है? 20 kg है। हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास 20 kg का वजन पहले एक बंदा उठा रहा था, अब हम इसको 20 kg का जो वजन है 20 बंदों पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? 20 बंदों पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हर एक को कितना मिलेगा? 5 kg मिलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि एक वो बंदा जो अकेले 20 kg का वजन उठाता है, तो वो जल्दी थक जाएगा, वो अनस्टेबिलिटी फील करेगा। उसके कंपैरिजन में अगर हर बंदे के पास थोड़ा थोड़ा वजन है, हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो वो हर बंदा अपनी जगह क्या फील करेगा? रिलैक्स फील करेगा। मतलब वो आपके पास स्टेबिलिटी फील करेगा, वो रिलैक्स फील करेगा, वो थकेगा नहीं। तो क्यों ये वाले रिलैक्स क्यों फील करेंगे 20%? क्योंकि हर एक को वजन को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हर एक को कम वजन मिला है, जिसकी वजह से वो स्टेबल फील करते हैं। लेकिन यहां पर हमने क्या किया? सारा वजन एक ही बंदे के ऊपर लादा है, तो इसका मतलब वो क्या फील करेगा? अनस्टेबल फील करेगा। तो रेजोनेंस में क्या होता है? पाई बॉन्ड यहां पर था, फिर पाई बॉन्ड यहां पर चला गया, ठीक है ना, फिर आपके पास इसकी पोजीशन चेंज हो गई। मतलब हर स्ट्रक्चर में आप लोग देखेंगे तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज है। इसका मतलब जब आपके पास इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए डिफरेंट मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ते, डिफरेंट एटम्स के ऊपर पड़ते हैं। तो इसका मतलब ही अगर इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज किसी एक एटम के ऊपर होना एक बोझ की मानंद है। जिस वक्त हम इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन वो अपनी पोजीशन को चेंज करके हर एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को, इसी डीलोकलाइजेशन को हम क्या नाम देते हैं? रेजोनेंस। और इसी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑल द टाइम यहां पर रहे, तो ये इस एटम के ऊपर एक बोझ है, जैसे इस एक बंदे के ऊपर बोझ था। लेकिन जब हमने इसी वजन को 20 बंदों पर डिस्ट्रीब्यूट किया ना, हर एक को 1-1 किलो का वजन मिल गया। अब हर बंदा 1 किलो को लेकर क्या करता है? रिलैक्स फील करता है ना। तो इस वजह से इसके अंदर क्या आएगी? स्टेबिलिटी आएगी। इसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो रेजोनेंस बेसिकली आपके पास चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज की क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आती है। हम इसको केमिस्ट्री में एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो, अब बेसिकली आपके पास जो पाई बॉन्ड है, ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन मिलकर ही तो बॉन्ड बनता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब बच्चों देखो ना, जब इलेक्ट्रॉन, अब कोई भी बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर देखें, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपके पास मूव करते रहते हैं। तो
इस मूवमेंट की वजह से इस बेंजीन रिंग के अंदर जो आपके पास डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पर आपको एक ही जगह पर ऑल द टाइम डेंसिटी मिल रही है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन यहां पर आपको एक जगह पर डेंसिटी नहीं मिल रही है इलेक्ट्रॉन की। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कम हो गया है। तो बच्चों यहां पर अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो आसानी से अटैक नहीं कर सकता। तो जब आसानी से अटैक नहीं कर सकता है तो रिएक्शन नहीं करेगा, तो जो रिएक्शन नहीं करता है वो स्टेबल होता है। लेकिन यहां पर आपको ऑल द टाइम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर मिल रही है तो आसानी से अटैक करेगा, इस वजह से ये लेस स्टेबल है। तो इस तरह से आपके पास रेजोनेंस के थ्रू क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। और यही आपके पास है रेजोनेंस मेथड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, जिससे हम बेंजीन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक इसको जरूर देखना है, ठीक है। और फिर शुरू से लेकर एंड तक इसको एक एक पॉइंट को अपने पास नोट करना है, लिखना है, ठीक है। तो हमने आज सबसे पहले रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन किया कि रेजोनेंस एनर्जी आपके पास क्या है। रेजोनेंस एनर्जी वो एनर्जी है जो आपके पास किसी भी इमेजिनरी स्ट्रक्चर, स्पेशली हम बेंजीन की बात करते हैं तो केक्यूल स्ट्रक्चर और आपके पास जो रियल बेंजीन है उसके दरमियान में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमने रेजोनेंस को डिफाइन किया कि रेजोनेंस बेसिकली आपके पास डिफरेंट पेयरिंग स्कीम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, जिससे आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। अभी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें मिले हैं डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स हैं, इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास कुछ मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं, कुछ आपके पास माइनर कंट्रीब्यूटर होते हैं। जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं वो आपके पास मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं, जो लेस आपके पास स्टेबल है वो आपके पास माइनर कंट्रीब्यूटर होते हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन कुल मिला के 40% है और इनकी कंट्रीब्यूशन आपके पास क्या है, 80% है। तो इसका मतलब ये वाले ज्यादा स्टेबल हैं, ये लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि इन स्ट्रक्चर में हर एक बॉन्ड ज्यादा लेंथ का है, जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि यार रेजोनेंस के थ्रू मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी क्यों आती है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास 20 केजी का वजन है, वो एक ही बंदे के ऊपर रखेंगे तो अनस्टेबल फील करेगा। अगर इस 20 केजी की वजन को 4 बंदों पे डिवाइड कर लें या 20 बंदों पे डिवाइड कर लें, तो 20 बंदों पे डिवाइड करेंगे तो हर एक को 1 केजी का वजन मिलेगा। तो 1 केजी वजन हर बंदे को उठाना वो आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन 20 केजी एक बंदे को दे देंगे तो वो आपके पास अनस्टेबिलिटी फील करेगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर रेजोनेंस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कभी एक एटम के ऊपर, कभी दूसरे एटम के ऊपर, कभी एक एटम के ऊपर, कभी दूसरे। तो सब एटम्स के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे इधर हमने वेट की डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो हर एटम क्या करता है, स्टेबल फील करता है। तो ओवरऑल उससे फिर मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है। अब इन्हीं स्ट्रक्चर को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम देते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में हमेशा इन दोनों की कंट्रीब्यूशन लिया जाता है अमूमी तौर पर, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड कभी यहां पर था, कभी यहां पर था, कभी यहां पर, कभी यहां पर। तो हमने कहा कि डबल बॉन्ड इधर था तो इसलिए कुछ लाइनें यहां पर भी लिखेंगे, इधर था तो कुछ लाइनें इधर भी लिखेंगे। मतलब हमने दोनों से कुछ कंट्रीब्यूशन इसकी ली और कुछ कंट्रीब्यूशन इसकी ली, और फिर हमने यहाँ पर एक न्यू स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और यही आपके पास क्या है, रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब यहां पर ये देखें ना, इधर आपको कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मिल रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड मिल रहा है कार्बन टू कार्बन। तो अगर आप लोग देखें ना तो बेंजीन के अंदर ये जितने भी बॉन्ड है ना, ये आपके पास एक ही बॉन्ड लेंथ के होते हैं, इधर कोई सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये तो आपको बता रहा है कि एक सिंगल है, एक डबल है, जिसपे हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में बात भी की थी। तो इससे तो रेगुलर हेक्सागन नहीं बनता, तो रेगुलर हेक्सागन सिर्फ इस केस में बनेगा। तो इसका मतलब ये वो स्ट्रक्चर है जो बेंजीन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। इस वजह से इसको हम क्या मानते हैं, रियल स्ट्रक्चर मानते हैं, या इसको क्या कहा जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट टाइम देखेंगे।